सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम स्वागत आपका कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो स्वागत योग्य कतई नहीं है। हम कश्मीर घाटी के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। कश्मीर घाटी जिसको लेकर हर भारतीय के मन में एक अलग किस्म का आकर्षण रहता है और साथ ही आशंका रहती है। एक लंबे समय से यह बताया जा रहा था कि कश्मीर घाटी अशांत इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत धारा 370 का प्रावधान वहां पर लागू है और जब तक धारा 370 रहेगी तब तक घाटी में शांति बहाली की कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकती। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने इस धारा की समाप्ति के लिए संघर्ष किया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार अस्तित्व में आई तो बार बार यह सवाल पूछा गया कि अब भी धारा 370 अस्तित्व में क्यों है, पर 5 साल तक इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन जब एक बार पुनः देश के जनमानस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए सरकार को पुनः बहुमत के साथ और पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ एक बार पुनः स्थापित किया, तो उसके बाद जो साहसिक फैसले लिए गए उनमें से धारा 370 के प्रावधान की समाप्ति भी एक बड़ा फैसला था। दावा किया गया कि अब घाटी में आतंक और आतंकी कुछ ही समय की बात है। अब एक नया कश्मीर सामने होगा, नई घाटी सामने होगी, अमन होगा, तरक्की होगी और उन कश्मीर पंडितों के मन में एक उम्मीद जागी कि जो आज से 3 दशक पहले विस्थापित हो गए थे उन्हें वापस लौटने के लिए अवसर उपलब्ध होगा। लेकिन 2 साल बीतने के बाद एक बार फिर घाटी लहूलुहान है। पिछले एक हफ्ते में लगातार जिस तरीके से गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा गया है, उसने धारा 370 की समाप्ति की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही सवाल केंद्र सरकार की उन कोशिशों पर भी खड़ा हो गया जिसके तहत उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ समय के लिए जो ये राष्ट्रपति शासन अस्तित्व में आया है उसके माध्यम से घाटी या कश्मीर एक बार फिर शांति की सांस ले सकेगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों एक बार फिर आतंकी घटनाएं कश्मीर का पर्याय बन रही हैं? क्यों एक बार फिर गैर मुस्लिम लोगों को पलायन की ओर रुख करना पड़ रहा है? क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि श्रीनगर जो राजधानी है वहां पर एक स्कूल के अंदर घुसकर आतंकी ये पूछ पा रहे हैं कि आप में से कौन कौन मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान नहीं है उसे गोली मार दी जा रही है? क्यों कानून अपना काम कर पाने में नाकाम रह रहा है? जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि उम्मीद तो ये जताई थी कि जो लोग घाटी से विस्थापित हुए हैं, जो अपनी जमीन जायदाद से महरूम कर दिए गए थे, उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा। उनका पुनः स्थापित होना तो दूर की बात रही, एक बार फिर घाटी से पलायन की खबरें आ रही हैं। आज ही समाचार पत्रों में साया हुआ है कि तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार घाटी से अपने आप को मुक्त करते हुए अन्य जगह विस्थापित हो गए। बात करेंगे संजीदगी के साथ घाटी के हालात को लेकर, सरकार की नीति को लेकर और आने वाले समय की उम्मीद को लेकर। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुछ संजीदा तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कोशिश को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि काले खलु समारब्धा फलम भद्रंती नीतियां, अर्थात ठीक समय पर प्रारंभ की गई नीतियां अवश्य ही फल प्रदान करती हैं। कालिदास के द्वारा यह विचार सूत्र हमें दिया गया था। देश की सरकार के द्वारा कुछ नीतियां घाटी के संदर्भ में अस्तित्व में लाई गई हैं। क्या जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है ये क्षणिक है और आखिरकार इसका अंत एक सुखद शांति और तरक्की के रूप में होगा? इस रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शौकत चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं जो पीडीपी से जुड़े हुए हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पूर्व मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिंह जी भी होंगे। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से ही करते हैं और ताहिर जी से ही समझने की कोशिश करते हैं घाटी के वर्तमान हालात को किस रूप में देखें, आतंकियों के हौसले बुलंद होते के रूप में, आपसे जुड़ी हुई उम्मीदों के टूटने के रूप में, आपकी नीतियों की विफलता के रूप में, या किसी और रूप में जिस पर आप हमें रोशनी के साथ दिखा सके जो शायद अभी हम देख नहीं पा रहे। देखिए हिमांशु जी, पिछले कुछ दिनों से जब श्रीनगर में ऐसी घटनाएं सामने आने लगी, टारगेट किलिंग, तो सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये मैं कहता हूँ इसके ऊपर अगर जितना भी अफसोस, जितना भी दुख जताया जाए कम होगा जी। और जो लोग भी इस घटनाओं में शामिल हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों का कोई मतलब नहीं है जी।
और ये चीजें इसलिए स्टार्ट कर दी कि 1990 का जो दौर था उसको दोहराने की कोशिश की जा रही है वहां पे, ताकि जिन लोगों ने 30 साल पहले कश्मीर छोड़ा था, कहीं ना कहीं उनके हौसले दोबारा बन चुके थे कि कश्मीर में वापस जाया जाए और अपने घर वापसी उनकी की जाए। और वो लोग कहीं ना कहीं कदम बढ़ा चुके थे वापस जाने के लिए, उनके हौसलों को तोड़ने के लिए, उनके इरादों को, उनकी हिम्मत को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की घटनाएं कश्मीर वैली में शुरू की गई। और मुझे लगता है कि ये चीजें ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। सरकार के इरादे बहुत मजबूत हैं और जिन लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं उन लोगों के भी इरादे टूटने वाले नहीं हैं। देशभक्त लोग हैं और अगर उनको ठेस पहुंचा के उनको वापस लाने सोचा जाता है कि वो वैली छोड़ के वापस आएंगे तो वो 10 कदम और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी कोशिश है कि कश्मीर का जो हमने ख्वाब देखा था प्रधानमंत्री साहब ने, उसको पूरा करने के लिए हम अपनी जद्दोजहद में लगे हैं, लगे रहेंगे और ये ख्वाब इंशाल्लाह पूरा होगा। चौधरी साहब, आपकी बात से कुछ बहुत उम्मीद जागी नहीं। हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं, जो लोग वहां पर हैं उनके हौसले भी टूटेंगे नहीं। अरे टूटते हुए हौसले हमने देखे हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब। लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित होकर घाटी छोड़नी पड़ी। आज भी 500 से ज़्यादा परिवार घाटी छोड़कर विस्थापित हो गए, जम्मू या अन्य इलाकों के लिए चले गए। आपकी सरकार की दिलेरी और दबंगाई इस रूप में है कि 10 दिन की छुट्टी दे दी है आपने घाटी में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को जो मुसलमान नहीं है। ये तो हालत है आपकी। हमें आपके इरादे नहीं, आपकी जमीन पर मौजूदगी को लेकर सवाल करने हैं। क्या किया आपने 2 साल के अंदर? क्या मजबूती दी आपने? क्या सुरक्षा व्यवस्था बनाई? किस तरीके से आतंकियों के आपने पूरे तंत्र को ध्वस्त किया? हालत यह है कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अंदर आतंकी सीधे स्कूल में घुस रहे हैं और मजहब पूछकर गोलियां चला रहे हैं, और इसके बाद में आप केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे इरादे मजबूत हैं। आपके इरादों की नहीं, जमीन पे कार्रवाई को लेकर सवाल है। क्या कोई ग्लानि है आपके मन में? कोई अपने आप में अपराध बोध है कि आप इस देश और कश्मीर के अवाम की उम्मीदों को पूरा कर पाने में क्यों नाकाम रह रहे हैं? देखिए मैं आपको जवाब दूं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी हर ढंग से काम करने के लिए वहां पे तैयार है और काम कर भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है पड़ोसी देश की तरफ से और उनके जो कोशिशें हैं और जिस तरह से वहां पे टारगेट किलिंग की जा रही है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ये काम चलने वाले हैं। मैं अब चीज बता दूं आपको। और उसके ऊपर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें प्लानिंग में चल रही होंगी। हाल ही में हमारे एलजी साहब दिल्ली में बुलाया गया और मीटिंग कॉल की गई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हालात हैं और उन चीजों को ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी ये चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है, किसी तरह से जो कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी उसको कमजोर किया जाए, उनके हौसलों को तोड़ा जाए। लेकिन ये चीजें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी। ये चीजें, मुझे लगता है कि जो भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही होगी, उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। पर चौधरी साहब, आपको नहीं लगता है कि जो कोशिशों का आप दावा कर रहे हैं विस्थापितों को वापस लाने के संदर्भ में, इन घटनाओं के चलते उन कोशिशों को धक्का लगा है? लोग भरोसा कैसे करेंगे आप पर? आप लोगों को उम्मीद जगा रहे थे आप वापस आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। लोगों के जहन में जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कर पाने में आप नाकाम रह रहे हैं। उन्हें बुला के क्या सुरक्षा देंगे? जिस मेडिकल फार्मेसी के बिंद्रू जी की हत्या की गई 68 साल की उम्र में, उन्होंने उस दौर में हिम्मत दिखाई थी जब सब लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। वो वहां पर थे, उस दौर में वो अपने आप को बचा ले गए। पर जब आपके रूप में धारा 370 की समाप्ति के बाद एक मजबूत सरकार कश्मीर को सुरक्षा दे रही थी, उनकी जान चली गई। कोई ग्लानि नहीं आपके जहन में? देखिए बिंदु साहब, हिमांशु साहब, जब बिंदु साहब की बात आती है, वो बिंदु साहब वो हस्ती थे जिन्होंने 35 साल श्रीनगर में रह के कश्मीर के आवाम की सेवा की है और कश्मीर को छोड़ा नहीं। आपने उनके बच्चों के बाइट भी देखे, उनके बच्चों के हौसले भी देखे। और मुझे लगता है कि जो कुछ किया जा रहा है इस टाइम पे कश्मीर में, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की टारगेट किलिंग करके, मिनॉरिटीज को टारगेट करके, ये देखिए एक डॉक्टर के क्लिनिक के ऊपर भी टारगेट किया गया पिछले 2 दिन पहले। और इस तरह की चीजें वहां पे की जाएंगी। लोगों के दिलों में खौफ डालने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी ग्रुप वहां पे ग्राउंड में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें लंबे टाइम वहां पे नहीं चलेंगी, नहीं कामयाब होंगे। सरकार के इरादे बहुत मजबूत हैं और सरकार बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाएगी। और वो, मुझे लगता है जब कदम उठाएंगी आपको भी एहसास होगा, पैनल पे जितने लोग बैठे हैं वो समझते हैं इस चीज को,
तो सबको उस टाइम पे एहसास होगा, देश की 135 करोड़ जनता को एहसास होगा कि वाकई में सरकार ने कदम उठाया। तो चौधरी साहब अभी हमें तसल्ली देना चाहते हैं इस बात से कि आप हमारे इरादों पर संदेह मत करो, हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं और आने वाले समय के लिए इंतजार करो जब जमीन पे आपको हमारे इरादे क्रियान्वित होकर भी दिखेंगे। मेरे साथ में शौकत चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संजीदा प्रवक्ता ताहिर चौधरी जी हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं, हौसला बनाए रखने की बात कर रहे हैं। शौकत जी, आपका हौसला बना हुआ है, भरोसा कर पा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब 5 अगस्त 2019 को जी जम्मू कश्मीर से 370-35A को हटाया गया जी, तो हमें याद है कि उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये भरोसा दिलाया था जी कि हम 370 को रिमूव कर रहे हैं, जो वहां की तरक्की और वहां के अमन में जो है वो एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी जी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा किया था जी। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कि 2 साल हो चुके हैं, कहां है आपके वो ऑपरेशन ऑल आउट, कहां है वो सारी आपकी जो आपने ये वादा किया था कि आपको एक माहौल वहां ऐसा मिलेगा जिस माहौल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और खास करके हमारे पंडित भाई जो हैं उनको एक जो डर का माहौल जो था पिछले 30 साल से वो हमने खत्म करने की कोशिश की है और वो अपने घर को लौट सकेंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस माहौल के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी पहचान तक गंवा दी, 370-35 से स्पेशल स्टेटस छीन लिया, सब चीजें जो हैं हम एक महीने तक जो अपने घरों में बंद रहे, ओपन जेल्स जो है वो बना दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन जिस चीज के लिए सारी चीजें हुई, क्या वो माहौल जो है वो भाजपा की सरकार जो वो दे पाई जम्मू कश्मीर के लोगों को? और खास करके अगर पंडित भाइयों की बात करें जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप पंडितों की रिहेबिलिटेशन सिर्फ 6000 फ्लैट बनाकर देंगे? आप 6000 फ्लैट्स में कितने पंडित भाइयों को रखेंगे? और सिर्फ फ्लैट बनाने से उनको जो है वो आप रिहेबिलिटेट कर पाएंगे? आप देख लीजिए इस वक्त जो है वो जितनी भी पंडित कम्युनिटी है वो ये भरोसा करके कश्मीर की तरफ बढ़ी थी कि ये एक मजबूत सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार, और आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखे पे धोखा कर रहे हैं। उनको आपने रोड्स पर भी लाया है, उनको बर्बाद भी कर दिया है, और आज आपकी ये हालत है कि यहाँ पर सिविलियंस की किलिंग्स हो रही हैं, जिन लोगों का कसूर कोई नहीं, इनोसेंट लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर बिंदु हूं, चाहे वो हमारी प्रिंसिपल हूं स्कूल की, चाहे टीचर हूं, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हूं, चाहे ट्राइबल नौजवान हो, आप किसी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप पर हम कितना भरोसा करेंगे? 2 साल आप पर भरोसा करके देख लिया है, अब हमें कोई भरोसा नहीं है। अब हम ये आपसे चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए आज कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर किस पॉलिसी पर चलना चाहते हैं और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके पास क्या पॉलिसी? चौधरी साहब, आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रख पा रहा। आपने कहा कि हमने भरोसा किया था। पीडीपी और उसकी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तो पहले दिन से विरोध में ही दिख रहे हैं, इन फैसलों के खिलाफत में दिख रहे हैं, अविश्वास के साथ ही अपनी अभिव्यक्ति करते आ रहे हैं। तो आप ये दावा करें इस कार्यक्रम में कि हमने भरोसा किया था, भरोसा जताया था, तो आपने भरोसा जताया कब? एक सवाल इस बात का है। और दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी केवल इस बात की नहीं कि वहां हिंसक वारदातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या इस पर आपकी दृष्टि है? क्या आप जैसे स्वर जो लगातार इस फैसले के खिलाफ उठ रहे थे वो हौसला बुलंद कर रहे हैं उन अलगाववादियों के, इसलिए वो आपके कहे हुए को साबित करने के लिए इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि आप तो लगातार ही कह रहे थे इससे शांति आने वाली नहीं है, ये घटनाएं बता रही हैं कि शांति नहीं आ रही। आपकी बात को सही साबित करने के लिए आतंकियों ने बीड़ा उठा लिया क्या? संदेह आता है। आप तो इस फैसले के साथ कभी दिखे नहीं, आज आप कह रहे हैं कि हमने भरोसा किया था, थोड़ा विरोध है। स्पष्ट कर पाएंगे आप अपने स्टैंड को? जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का ये तब से लेके आज तक ये मौकिफ रहा है। हमने ये कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भाजपा की सरकार से हमने ये कहा है
कि आप इसको वंस फॉर ऑल इसकी जम्मू कश्मीर के मसले का हल ढूंढिए। वो मसले का हल उस तरीके से होगा जैसे जनाब वाजपेयी साहब ने जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सीरियस लिया था और कश्मीर के मसले को हल करने के लिए बहुत अच्छे इकदाम उठाए थे। हम इसी चीज का भरोसा था कि यह सरकार तब की सरकार से बहुत मजबूत सरकार है जी। और जब तक मसला कश्मीर को आप हल नहीं करते हैं, आप संजीदगी नहीं दिखाते हैं, तब तक जो है पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी के साथ जब तक आप बात नहीं करते हैं तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप बातचीत को छोड़ करके किसी दूसरे नेटिव से जो है वो आप क्या कर सकें, यहाँ पर एक अमन का माहौल पैदा कर सकें। जहां तक बात रही कि हम ये कह रहे थे हमने कभी भरोसा नहीं किया, देखिए हमने ये तब भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जब तक भाजपा की सरकार सीरियस नहीं लेती है, हमें ये चीजें उस वक्त भी मालूम थी कि ये जो 370-35 को हटाया जा रहा है, ये भाजपा सिर्फ अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो खरा उतरने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान के लोगों के सामने, जबकि इससे मसला जो है वो हल नहीं होगा। मसला तब हल होगा जब इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग जो हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ये बैठेंगे और कश्मीर के प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो बात करेंगे और बातचीत से जब ये मसला हल हो जाएगा तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन भी आ सकता है, तरक्की भी हो सकती है। तो पाकिस्तान से बात करेंगे तो कश्मीर में अमन आएगा। धारा 370 की समाप्ति मात्र कर देने से संसद में अमन नहीं आ सकता। मेरे साथ कपिल सिंह जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं जनरल अस्थाना साहब से कुछ बात करना चाहता हूं। और अस्थाना साहब, आपसे समझना चाहता हूं कश्मीर के हालात के संदर्भ में। सरकार का दृढ़ इरादा है, ऐसा डॉक्टर ताहिर चौधरी जी कार्यक्रम में बता रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब समेत तमाम लोग अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं कश्मीर को शांति के रास्ते पर लाने के संदर्भ में, पर फिर भी कोशिश सफल होती नहीं दिख रही। पिछले 1 महीने से जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो रहा है उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। आपसे समझना ये चाहता हूं कि ये दिए बुझने से पहले की फड़फड़ाहट के तौर पर देखें या एक नई शुरुआत आतंक के तौर पर देखें। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जो इंतजामात हैं वो नाकाफ़ी हैं जिसके चलते ये घटनाएं आई हैं, या आतंक खत्म होने की कगार पर है, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, एक भय का वातावरण बनाने के लिए जो बचे खुचे लोग हैं वो इस प्रकार की घटना के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपके पास एक लंबा तजुर्बा है, थोड़ा रोशनी देंगे कश्मीर के हालात के संदर्भ में, ताकि देश समझ पाए खड़े कहाँ हैं हम 2 साल बाद जो धारा 370 समाप्त की। हिमांशु भाई, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि आपके चैनल्स के थ्रू मैं कुछ बातें लोगों से कर सकूं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा उन इनोसेंट लोगों की तरफ और उनके परिवारों की तरफ जिनकी हत्याएं हुई हैं अभी निकट भविष्य में, और पहले भी जो लोग मारे गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारत, और मैं सिर्फ भारत की बात करता हूं, किसी पार्टी विशेष या किसी पार्टी या पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी कोई चेंजेस आते हैं उस चेंजेस के कई अलग से डायमेंशंस होते हैं। एक तो एक्सटर्नल डायमेंशन है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का सहारा लेकर और सहारा से जो है वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को उकसाने की भी कोशिश करता है, और कुछ उसके इंटरनल डायमेंशन भी है कि एक किस्म की पॉलिटिकल पैटर्नेज भी थी जी। और अभी जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जहां तक सिनर्जी है सभी सिक्योरिटी एजेंसीज में, हार्ड इंटेलिजेंस सामने आ रही है, और अगर आप देखें तो ये जितने भी अभी किलिंग्स हुई हैं, ये किलिंग्स एक तरीके से स्लीपर सेल या उकसाए हुए लोग हैं, क्योंकि पिस्टल से हुई हैं जी। और ज्यादातर हालत में आप देखें AK-47 या इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे आपने बताया, इसके 2 पॉइंट माने जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है कि जो टेररिज्म है वो उस तरीके से नहीं पनप पा रहा है जैसे पहले पनप पा रहा था। तो जीएस जलने वाली जो बुझती हुई लौ की बात कर रहे हैं आप, वो भी एक
नजरिया है जी। दूसरा नजरिया ये है कि इस तरफ से चिंता की बात है कि भाई अगर हमारे लोग मारे जा रहे हैं तो बहुत से उसकी बात है कि जब हम ये सोच रहे थे कि देश की तरफ से कि एक कश्मीर में और अच्छी सेक्युलर तरीके से पॉपुलेशन बनेगी, डेमोग्राफी बनेगी और कश्मीरी पंडित वापस जा सकेंगे और माहौल जो है वो पीस का होगा जी। तो उसमें ये एक खतरे वाली बात है, क्योंकि लोग डर जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जब भी इस किस्म की किलिंग्स होती हैं लोग डरते हैं। अब सवाल ये है कि आगे होना क्या चाहिए जी। जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये एक टेम्परेरी मेजर है। ये तो माना जा सकता है कि देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक इनोसेंट आदमी को प्रोटेक्शन दिया जाए किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पावर में होगी, ऐसा कभी भी 100% पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि डराया जा सकता है टेररिस्ट को कि ये एक्शन ना किया जाए, उनका फाइनेंशियल एरिया चोक किया जा सकता है और उसमें सरकार की भी जिम्मेवारी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है। ये मैं स्पेशली बताना चाहूंगा, मेरा यूनाइटेड नेशन में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जब तक लोग भर के सामने नहीं आते तब तक ये जो सोसाइटल चेंजेस हैं ये नहीं होते। और लोग जो है अभी जैसे आप ही, मैंने देखा आपके पैनल में पक्ष और विपक्ष की बात हुई जी, सबने, एक ने बोला जी मेरी सरकार ने ये किया, दूसरे ने बोला जी हमने आपकी सरकार पे भरोसा किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि यार उस टेररिस्ट को जो है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं कि उसने क्यों मारा इनोसेंट लोगों को। ये बात, इस बारे में किसी ने क्यों कुछ नहीं बोला अभी तक। सवाल इस चीज का है कि मैं अपनी सरकार को मैं ये बताऊं जी मैं मजबूत हूं या मैंने बहुत अच्छा काम किया, या दूसरा ये बोले कि नहीं जी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया और इन्होंने मुझे गलत फैसला दिया। अरे तुम क्यों उसको क्रिटिसाइज, टेररिस्ट को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हो आप? जो आदमी मार रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हो आप? उसके खिलाफ जो, जब तक कश्मीर का अवाम नहीं खड़ा होगा तब तक आप लोगों को शांति नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आज की डेट में पाकिस्तान आपने देखा टेररिज्म की बहुत मदद करता है, टेररिस्ट की मदद करता है। क्या हाल हो गया पाकिस्तान का? रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। तालिबान का क्या हाल हो गया? अफगानिस्तान का रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज की डेट में कोई भी आदमी पाकिस्तान का वर्ल्ड में कहीं भी जाता है उसको लोग शक की नजर से देखते हैं क्योंकि वो टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं। इसलिए ये जो सिचुएशन है ये एक सोसाइटल चेंज है, हम सबको साथ आना पड़ेगा, सरकार को अपने कदम उठाने पड़ेंगे। उन कदम में मैं जाहिर करना चाहूंगा कि जो ये हमारा यूएपीए कानून है, कमजोर कानून है, पोटा कानून ज्यादा स्ट्रांग था, हमें ज्यादा स्ट्रांग कानूनों की जरूरत है। बहुत सारे लोग एनआईए के तहत पकड़े जाते हैं लेकिन कन्विक्शन रेट हमारा बहुत लो है, उस लो कन्विक्शन रेट को हमें बढ़ाने की जरूरत है। ये तो जहां तक है सरकार की तरफ से कदम, जहां तक जो वहां के लोग हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं और जो ये इस बात का दावा करते हैं कि हम यहाँ के लोग हैं, तो भैया अगर आप वहां के लोग हो तो आप वहां के लोगों को आप समझाइए। आप ये मत बताइए कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तालिबान में ऐसा हो गया तो उसके बाद में इस किस्म की कार्रवाई होगी। और 370 के पीछे आप मत पड़िए, क्योंकि 370 जो है इसके कई सारे डायमेंशंस हैं और इसके ऊपर काफी बातचीत हो चुकी है। फायदे हैं 370 के एब्रोगेशन से, और जो औरतों के जो क्या नाम जो इनके अधिकार थे और जो माइनॉरिटीज के अधिकार थे, उन अधिकारों के लिए भी तो कोई जिम्मेवार होगा। तो मेरे विचार से जो चेंज हुआ है वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो अभी हमें एक तरीके से सबकी बहाली के लिए, शांति की बहाली के लिए और सबकी भलाई के लिए और कश्मीर को अच्छे आगे ले जाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। मेरे दो सवाल है अस्थाना साहब आपसे इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आपसे समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो भारत सरकार का मददगार है या भारत सरकार का दुश्मन है? ये सवाल मैं इस रोशनी में पूछना चाहता हूं आपसे कि कोई भी वारदात हो जाए, कोई भी कानून व्यवस्था संबंधी समस्या आ जाए, कोई भी आतंकी घटना हो जाए, बड़ी सहूलियत हो जाती है सरकार को या सरकार से जुड़े हुए राजनीतिक दल को कि ये बता दो ये सब पाकिस्तान के इशारे पर है। एक पाकिस्तान का होना क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी ढाल है अपनी नाकामी को छुपाने के संदर्भ में? क्या सोचते हैं जनरल अस्थाना साहब? एक सवाल ये। दूसरा, आपने अपेक्षा जाहिर की इस कार्यक्रम में कि लोग इसकी भर्त्सना करें। हमें भर्त्सना घटना, देश की राजधानी है श्रीनगर, वहां पर दिन दहाड़े गोली मारकर
हत्या कर दी गई स्कूल में घुसकर धर्म के आधार पर, और वो हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं जा सके। उस श्रीनगर में जहां पे चप्पे चप्पे पे हमने पुलिस तैनात कर रखी है, ऐसा दावा है। हमने इंटेलिजेंस का बेस्ट सिस्टम बना रखा है, इसका दावा है। हमने दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर बना रखी है, इसका दावा है। और आज 3 दिन बीतने के बाद भी किन्होंने की, कैसे की, अंधेरे में है। दोनों मुद्दों पर असाना साहब कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान सबसे बड़ा मददगार, पाकिस्तान का होना हमारी हर नाकामी को छुपाने के लिए बड़ा कामयाब तरीका है, क्या कहेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मैं इस तरीके से करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मदद भी करता है टेररिस्ट की, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। और पाकिस्तान जब तक टेररिस्ट के कोई मदद करता रहेगा हम बात भी नहीं करेंगे, ये बात नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है जी। दूसरी बात ये है कि टेरर एक्शन, बिल्कुल सही बोला आपने, टेरर एक्शन हमारी जमीन पे हो रहा है। जाहिर है कि अगर हमारी जमीन पर हो रहा है तो कुछ कमजोरी हमारे अंदर भी है जी। ये हम हर चीज पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाल सकते जी। तो जब, और हमारी कमजोरियों में मैं इसीलिए आपको साफ बता रहा हूं कि क्या क्या कमजोरियां हैं जी। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि कानून कमजोर हैं थोड़े से जी। कन्विक्शन रेट बहुत लो है। कैसे हो सकता है कि आप राइट ऑफ स्पीच को इतना आगे बढ़ा दीजिए कि आप खड़े होके बड़े आराम से बोल दीजिए और क्या कहते हैं, देश को चैलेंज कर दीजिए कि अगर आपने 370 वापस नहीं लाए तो हम जो है ये इस किस्म की कार्रवाई करेंगे या इस किस्म की कार्रवाइयां हो जाएंगी। और तालिबान में वहां हुआ है, अफगानिस्तान में तो यहां भी हो सकता है, ये तो गलत बात है ना जी। उसे तो ये एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक सिक्योरिटी एजेंसीज का सवाल है, जाहिर है कि अभी और ज्यादा मेरे विचार से इंटेलिजेंस की भी जरूरत है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टेक्निकल सिस्टम्स की भी जरूरत है। जो इंटरनेट के और जो मोबाइल से बातचीत करते हैं उनके जो संसाधन हैं उनको पकड़ने की, उसकी भी जरूरत है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बताया आपने, चिंता का विषय है कि इतने समय तक अभी तक हम क्यों नहीं पकड़ पाए। जाहिर है कि अभी तक पकड़ पाना चाहिए था हमें। अगर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी मेरे विचार से और ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है, ये ऐसा अस्थाना साहब का मानना है। मुझे कपिल सिंह जी के पास जाना है, लेकिन शौकत चौधरी जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर कपिल सिंह जी से संवाद करते हैं। जी शौकत जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि जनरल साहब अभी बता रहे थे कि बहुत सारी चेंजिंग करने की जरूरत है, जिसमें सबसे बड़ी चेंजिंग ये है कि हमारे जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, वो वीक हैं जी। तो एक चीज को आप एडमिट कर रहे हैं कि 370 के टूटने के बाद जो यहाँ सेंट्रल कानून है वो इस कंपैरिजन में, जम्मू कश्मीर के कवानीन के कंपैरिजन में आपने थोड़े से उनको साफ बताने की कोशिश की है। तो अब अगर चेंजिंग करनी है तो जनरल साहब ये चेंजिंग गवर्नमेंट के एक्सेस में है या आम आदमी के एक्सेस में है? आप बना लीजिए। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज का कानून है, जो दूसरे कवानीन है, उन सबको आप मजबूत बना लीजिए और आप अपने जुडिशियल सिस्टम को जो है उसको भी रिफॉर्म्स लाइए ताकि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। और कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो वो भी लाइए, लेकिन हमारी एक्सेस में नहीं। ये आपको सरकार से कहना चाहिए। ये सरकार को कहना चाहिए। अस्थाना साहब के कथन पर ऐसा कहना है शौकत चौधरी का। लेकिन मैं कपिल सिंह जी आपके पास में थोड़ी और चर्चा को विस्तार देने के लिए आना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर इस घटना के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं कि देखिए, लखीमपुर खीरी में कुछ मौत हुई तो सारे विपक्षी दल दौड़ पड़े लखीमपुर की ओर, और यहां घाटी में एक प्रिंसिपल की हत्या हो गई, एक फार्मेसी के प्रसिद्ध फार्मासिस्ट थे माखनलाल बिंदु, उनकी हत्या हो गई, वहां के लिए कोई नहीं गया। ये विरोधाभास है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए सब लोग दौड़ पड़े, और घाटी में अभी चुनाव नहीं है इसलिए कोई देख नहीं रहा। कोई नजरिया इस दृष्टि से आप दे पाएंगे इस अंतर के संदर्भ में? मैं सर्वप्रथम शुरू करना चाहूंगा कि ये सरकार की असंवेदनशीलता है जी। कि सरकार जब नोटबंदी करती है तो वो कहती है कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। धारा 370 को जब सरकार तोड़ती है तो कहती है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे रही है। उसके बाद सबसे ज्यादा हमारे जो फौजी हैं, जो बेल्ट फोर्सेस, उनकी शहादत रही है। उसके बाद मिलिटेंट्स ने टारगेट्स बनाया पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत ज्यादा हुई है। उसके बाद अब मिलिटेंट्स जो है वो टारगेट बना रहे हैं सिविलियंस को। तो मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं सर्वप्रथम।
यहाँ तक आपने कहा कि यूपी में इलेक्शन है और इसलिए वहां पे सभी जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर की इंचार्ज श्रीमती रजनी पाटिल जी पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो बिंदु साहब के जो घर भी गई थी, जम्मू में भी जो एक जम्मू से भी एक थे जो मेहरा जी, उनकी भी जो वहां पे मौत हुई है तो वो उनके घर भी गई थी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है तो सरकार की तरफ से ही पाबंदियां रहती है। जब कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करता है तो सरकार की तरफ से हमेशा ही उसे रोका जाता है। जी, एक और बात समझना चाहता हूं कपिल सिंह जी, अचानक घाटी में ये आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्यों धर्म के आधार पर एकाएक पहचान करके लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ? इस पर कोई दृष्टि है आपकी? धारा 370 को हटाए हुए तो 2 साल का समय हो गया और घटनाएं अचानक इस समय पर बढ़ चढ़कर दिखाई देने लगी। क्या कुछ बदला है इस दौरान जिसके चलते ये घटनाएं बढ़ी? क्या सरकार ने ढिलाई बरत दी? क्या सुरक्षाकर्मियों ने ढिलाई बरत दी? या इसके इतर कोई फैसले ऐसे ले लिए गए हैं जिसके चलते ये घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, कमजोर सरकार के फैसले जो होते हैं वो हमेशा कमजोर होते हैं और वो कमजोरी दर्शाते हैं। जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 1990 में जब आतंकवाद इतनी चरम सीमा पर था और जम्मू में भी आतंकवाद पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद पिछले 10-12 साल से जम्मू में आतंकवाद ने पैर बिल्कुल नहीं पसारे। और पिछले दिनों में आपको याद होगा कि जम्मू में भी एक ड्रोन हमला हुआ और उसके बाद आतंकवाद जिस तरह से अब एक चरम सीमा पर आने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझता हूं ये सरकार की विफलताएं हैं। सरकार की योजनाएं जो है वो उनकी विफलताओं का ही नतीजा है। जी, सरकार की विफलताओं का नतीजा मान रहे हैं कपिल सिंह जी। मैं वापस डॉक्टर ताहिर चौधरी आपके पास आना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि जो उम्मीद आपने जगाई थी इस देशवासियों के संदर्भ में और घाटी या कश्मीर के लोगों के मन में, आप उसे पूरा कर पाने में नाकाम रह रहे हैं? इन घटनाओं की लगातार सिलसिलेवार मौजूदगी ये बता रही है कि आपने कहा बहुत कुछ पर साबित कर पाने में चूक गए। आपने इस प्रदेश के लोगों से एक लोकतांत्रिक सरकार में जीने का अधिकार भी छीन लिया और सुरक्षा दे पाने में भी आप नाकाम रह रहे हैं। इस अपराध बोध को कैसे दूर करेंगे डॉक्टर ताहिर चौधरी आप? देखिए हिमांशु जी, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, हमारे जनरल साहब बैठे हैं, उन्होंने स्टार्ट में कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कंडोलेंस नहीं किया उन परिवारों के लिए जो शहीद हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं अस्थाना साहब बहुत सीनियर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको एक चीज क्लियर करूं, जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही जो पिछले 5-6 दिनों में जो किलिंग्स हुई हैं। श्रीनगर में कोई बंद की कॉल नहीं हुई, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अगर जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट जगह जगह हुए हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में और वैली के अंदर भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और हम लोग रोज कर रहे हैं और चैनल्स के ऊपर, पैनल्स के ऊपर भी हम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है कि कश्मीर में पहली बार इनोसेंट लोगों की टारगेट किलिंग हुई और कश्मीर वैली के लोग घरों से बाहर नहीं आए, बंद की कॉल नहीं दी, वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पे, हमने, मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हमारे चल रहे हैं, इस टाइम पे भी चल रहे होंगे, हमने इस चीज को पीछे नहीं छोड़ा। जहां तक आप बात करते हो कि सरकार ने बहुत सारे वादे दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन हिमांशु जी मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, इस चीज को आप 1990 की हालात के साथ नहीं जोड़ सकते। जो आज की डेट में श्रीनगर में जो हालात बनाए जा रहे हैं टारगेट किलिंग के, बहुत छोटे वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, पिस्टल्स यूज किए जा रही हैं और इन हालात में किसी स्टेट में भी, किसी राज्य में भी इस तरह के हालात किए जा सकते हैं। पुलिस को प्रोटेक्शन देना, एजेंसीज का काम करना ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी चप्पे चप्पे पे हैं। इस चीज की हमें बड़ी चिंता है कि इतना कुछ होने के बाद भी हम अपने लोगों को खो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज कह दूं, ये चीजें लंबा टाइम तक नहीं चलने वाली हैं। एक समझिए कि पाकिस्तान पूरी तरह से भुगताया हुआ है और पाकिस्तान को, और जो भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व होंगे उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, जमीन के नीचे से भी निकाला जाएगा। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार के, मैं आपको एक चीज बता दूं, 70 साल में एक ऐसा प्रधानमंत्री और एक ऐसा होम मिनिस्टर आया है, वो जो चीज कहते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है और ये चीज हम साबित करेंगे, ये चीज हम साबित करेंगे। मैं आपके पैनल पे ये चीज कह रहा हूँ, इस चीज, कश्मीर के लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन घरों की जाने जा रही हैं, हमें एहसास है जिस घर का कोई इंसान चला जाता है वो सारी उम्र इस सदमे को नहीं भूल पाते हैं। इस चीज से मेजर जनरल साहब इस चीज को जानते हैं। लेकिन इन चीजों, ये जो जाने हैं, इनको हम लाइट नहीं लेंगे, हल्का नहीं लेंगे।
इस चीज का बदला हम लेंगे। और मुझे लगता है कि सेंट्रल हाईकमांड इस चीज में सोच चुकी हुई है और पाकिस्तान को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इन हरकतों की, जो हरकतें पाकिस्तान। चौधरी साहब, मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। आपकी दिलचस्पी घटनाओं को होने से रोकने में है या घटना हो जाने के बाद उसका बदला लेने में? क्या ज्यादा मुफीद है आपकी राजनीति के लिए कि घटना हो और आप मंच पर या कार्यक्रम में ये बोलें हम इसका बदला लेकर रहेंगे? लोगों की आपसे अपेक्षा बदला लेने की है या लोगों की अपेक्षा एक सरकार से ऐसी घटनाएं न होने देने के संदर्भ में? ये आपसे समझना चाहता हूं। दूसरा, आपसे यह भी समझना चाहता हूं कि आपका तो वादा था, आपने ये भरोसा दिलाया था, आपने ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि जो इस आतंक के चलते सालों साल से विस्थापित हुए हैं हम उन्हें वापस लाएंगे, पुनः स्थापित करेंगे, घर वापसी होगी। क्या डॉक्टर ताहिर चौधरी इस बात से नाइत्तेफाकी रखते हैं? क्या इस बात से असहमति रखते हैं? क्या इस बात को खारिज करते हैं कि इन घटनाओं का लगातार होना लोगों की वापसी में तो रोड़ा बनेगा ही, एक नए सिरे से पलायन की प्रक्रिया को भी शुरू करेगा और यह आपकी एक बड़ी नाकामी होगी? 2 सवाल आपसे। इन घटनाओं का बदला लेने को आप अपनी उपलब्धि मानते हैं या ऐसी घटनाओं को होना अपनी नाकामी मानते हैं? देखिए हिमांशु जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा बड़ा मैं कहूँगा इस टाइप के इसमें आपने ऑप्शन छोड़े कि जो जवाब देना है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। वो आपका बड़ा पाना है कि आप इस तरह के सवाल बनाते हो अपने प्रोग्राम में। मैं आपको एक चीज बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं ये चाहती है कि इस तरह की घटनाएं और हम बाद में बदला लेके उस चीज की वाहवाही करें। ये चीज हमारे खून में नहीं है। देश की पहली एक सरकार है, पहली एक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो जमीन से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, आज भी श्रीनगर में काम कर रहे हैं। हम लोग हर जगह आगे रहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बार बार हमें अपने लोग खोने पड़ते हैं। जितने भी परिवारों के लोग गए हैं हमारे लोग गए हैं। हमें जितना सदमा हमें हुआ है हिमांशु जी, मुझे नहीं लगता कि किसी और को हो सकता है, क्योंकि हम देशवासी लोग हैं। हमें दर्द है इस चीज का। और हम जहां तक बदला लेने की बात आती है, जब हमारे घर का कोई इंसान चला जाएगा तो बदला तो हम लेंगे, और बदला लेंगे ठोक बजा के लेंगे, ये मैं आपको चीज बता दूं। और जब बदला लेंगे उसके बाद भी मुझे लगता है ऊपर वाले की दुआ रही तो हम फिर किसी प्रोग्राम में आएंगे, इस चीज को आप फिर मेरे से पूछोगे कि वाकया आपकी सरकार ने बदला लिया। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब दिन रात अगर इस टाइम पे परेशान है तो जम्मू कश्मीर को लेकर परेशान है, इन लोगों की हत्याओं को लेकर परेशान है जो हमने लोग पिछले 4-5 दिन में खोए हैं। आपने सही बात कही, जब दिया बुझने पे आता है तो लास्ट में टिमटिमाता है। इस टाइम पे वही हालात पाकिस्तान के हैं, वही हालात उन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, और ये हरकतें लंबा टाइम तक नहीं चलने वाली। पलायन को लेकर आप मौन रह गए। पुनर्स्थापना, घर वापसी या पलायन एक नए सिरे से शुरू होना? ये उसी चीज को था जो हमारी एक ख्वाहिश थी प्रधानमंत्री साहब की, हमारी ख्वाब थे। देखिए कश्मीर वैली कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरी है। कश्मीर वैली के ऊपर अगर हक है तो कश्मीरी पंडित परिवारों का है, उनकी विरासत है वो, और जिसको उनको रातों रात छोड़ के 30 साल पहले जाना पड़ा था। जब तक उनको हम प्रॉपर ढंग से कश्मीर के अंदर सेटल नहीं करेंगे हम चैन से नहीं। चौधरी साहब, आप बहकाने में दिलचस्पी ले रहे हैं या कोई ठोस बात कहने में? मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपसे जानना चाहा कि आपने पिछले 2 साल में कितने लोगों को घर वापस ले आए। क्या इसमें कुछ उपलब्धि के तौर पर बताने के लिए है या हमारी इस आशंका के संदर्भ में कुछ कहने के लिए है कि इन घटनाओं के चलते आना तो दूर की बात है, एक नए सिरे से लोग भाग भाग कर न जाएं, यह संकट खड़ा हो गया है, कैसे रोकेंगे इसे? इसके संदर्भ में डॉक्टर ताहिर चौधरी जैसा संजीदा प्रवक्ता कुछ कह पाने की स्थिति में है? ये सवाल है। या यहां पर भी आप अपनी नाकामी को किस्मत के हवाले छोड़ देंगे? घटनाओं के संदर्भ में डॉक्टर ताहिर चौधरी ने हमसे कहते हैं अब ये हमारी बदकिस्मती की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इसे बदकिस्मती माने या आपकी नाकामी माने? देखिए इसको नाकामी नहीं माना जा सकता है। अगर हम नाकामी कहेंगे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के कहीं ना कहीं हौसले टूटेंगे। देखिए हिमांशु जी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वैली के अंदर 24/7 काम करती है, तो हमारे कश्मीर के लोग, हमारी माएँ, हमारी बहनें सुरक्षा से दिन रात वहाँ पे आराम से सड़कों पे भी घूमते हैं, घरों में सोते भी हैं। लेकिन फिर बदकिस्मती ये है कहीं ना कहीं ऐसे काले भेड़िए हैं जो अपने जो नापाक इरादे लेके सड़क में आते हैं और टारगेट किलिंग करके भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी चीज जो हमने सोचा हुआ है कि हमारे लोग वहां जाएंगे, कश्मीरी पंडित और सेटल होंगे, उसमें हम नाकाम नहीं होने वाले हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के हौसले नहीं टूटने वाले हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। वो 10 कदम आगे बढ़ा चुके हैं और वो आगे बढ़ेंगे और हम उनके साथ हैं। जब तक मैंने आपको ये चीज कह दी
प्रधानमंत्री साहब का सबसे बड़ा ख्वाब है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस सेटल करना। और प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब जब कोई चीज कहते हैं तो पत्थर पे लकीर होती है। जब तक हम उनको वापस सेटल नहीं करेंगे और हम चैन से नहीं बैठेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब कभी भी किसी अच्छे काम के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो रुकावटें आती हैं। ये छोटी छोटी रुकावटें आ रही हैं और इनको भी हम अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे और इन लोगों को भी नहीं बख्शेंगे जो इनमें इन्वॉल्व। सौगत चौधरी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर ताहिर चौधरी पर इतना भरोसा देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, देश के गृह मंत्री के संदर्भ में आप इस कार्यक्रम में व्यक्त कर रहे हैं, हम सबका भी उन पर भरोसा है। कोई तारीख बता सकते हैं? ये जो आपकी कोशिश है, कुछ कदम आगे बढ़े हैं, दिल्ली से कहां तक पहुंचे? कुंडली बॉर्डर तक, पानीपत तक, कुरुक्षेत्र तक, कब तक घाटी तक पहुंच जाएंगे? दिन, सप्ताह, महीने, साल, कब? देखिए हिमांशु साहब, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा और जब वो होगा वो ना आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। वो दो ही इंसानों को पता होगा और तीसरा ऊपर वाले को पता होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब की जो प्लानिंग होती है वो मुझे नहीं लगता कि एक ऊपर वाला जानता है, एक प्रधानमंत्री साहब जानते हैं और एक होम मिनिस्टर साहब जानते हैं। और ये चीजें जल्दी होंगी, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उम्मीद कायम है डॉक्टर ताहिर चौधरी की। लेकिन शौकत चौधरी जी को बहुत आपत्ति थी, वो लगातार हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार शौकत चौधरी जी से उनकी बात सुनते हैं और फिर उनसे भी पूछने के लिए कुछ सवाल है वो साझा करते हैं। जी शौकत जी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जो ताहिर चौधरी साहब ये कह रहे हैं जी कि ये पिछले एक हफ्ते में पहली बार जो है वो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं, तो मैं इनकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से देख रहे हैं कि जो 80% किलिंग्स हुई हैं वो इनोसेंट हुई हैं। इन लोगों का कोई कसूर नहीं था जी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इनके पास जवाब देने के लिए बीजेपी के पास जवाब है ही नहीं है जी। हम ये समझते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड जो है वो मान के चलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज अगर प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब अगर इतने ज्यादा सीरियस जम्मू कश्मीर को लेके हैं, उनको इतनी परेशानी है, तो आज हफ्ता होने वाला है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मैसेज नहीं दे सकते थे जी। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ये किलिंग्स हुई हैं, इन लोगों की कंडोलेंसेस के लिए कितने बीजेपी के नेता वहां पहुंचे हैं और कितने लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की है जी। और इसके साथ साथ सर मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं कि आपने ये कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड देखकर जो है स्कूल के अंदर प्रिंसिपल और दूसरे टीचर की जो है वो कत्ल किया गया जी। तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये आंकड़े ले लीजिए और आपको देखने को मिलेगा कि इस साल में 30 लोगों की जो हत्या की गई है इस साल में, और 30 में से 6 लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे और 24 जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई जमीर नहीं होता, उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती और वो मजहब पूछ के और मजहब की लाइन के ऊपर कोई कत्ले आम जो है वो नहीं करता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी बेगुनाह एक का भी कत्ल अगर कहीं हो जाए तो वो गोया ऐसे होता है कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो हम इन सारी जितने ये इस तरह की इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं इनको हम कंडेम करते हैं और हम ये सरकार से ये डिमांड करते हैं कि आपकी सिर्फ बातों से, आपकी लिप सर्विस से कुछ नहीं होने वाला है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इक़दामात हैं वो इक़दामात उठाएं। चौधरी साहब, लेकिन मेरा आपसे कुछ सवाल हैं जो डॉक्टर ताहिर चौधरी के दावे के बाद निकल कर आए हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी का कहना है कि जो घाटी में हत्याएं हुई, श्रीनगर में जो हत्याएं हुई, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अगर किसी ने किया, उसके खिलाफ आवाज़ किसी ने उठाई, उसके खिलाफ सड़क पर अगर कोई निकला तो केवल हम निकले, बाकी सब मौन रह गए। क्या डॉक्टर ताहिर चौधरी के इस दावे को स्वीकार करते हैं आप? इन हत्याओं के संदर्भ में आपकी कोई आपत्ति नहीं, इन हत्याओं के संदर्भ में आपका कोई विरोध नहीं, और डॉक्टर ताहिर चौधरी तो इसके साथ साथ ये भी कह गए कि कोई घर से निकला नहीं। तो क्या घाटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी सहमति है इन हत्याओं के संदर्भ में? धर्म के आधार पर जिन लोगों को चिन्हांकित करके मारा गया है, ये घाटी के लोगों की मंशा है कि इस घाटी में अब केवल और केवल मुसलमान ही रहेंगे, किसी सिख या हिंदू के रहने की कोई गुंजाइश घाटी में नहीं है, और रहने की कोशिश करेगा तो मारा जाएगा। क्या कहते हैं शौकत जी? नहीं, ऐसा नहीं है सर। शायद ताहिर चौधरी साहब को मालूम नहीं होगा, उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं होगा जी। आज से 2 दिन पहले
श्रीनगर के अंदर अगर प्रोटेस्ट किया है, मुझे तो बीजेपी का प्रोटेस्ट कहीं कश्मीर के अंदर नजर नहीं आया। हाँ, कहीं जम्मू में कच्ची छावनी में हुआ हो तो मैं उससे कोई डिनाई भी नहीं करता हूं, लेकिन कश्मीर के अंदर अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया है तो वो सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स ने किया है, और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में जो नारे बुलंद किए हैं, सर आप अपनी इसमें देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, आप मीडिया में देख सकते हैं, वो ये नारे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख एतहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और ये जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या फिर एलजी मनोज सिन्हा साहब अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख एतहाद एक पुरानी सदियों से जो उनकी रवायत है, उनका कल्चर, उनका जो दुख सुख में शरीक होना, ये एक रवायत सदियों से चलती आ रही है, और उसको कायम रखने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसके लिए लड़ेगी, चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे उसके लिए बोलना पड़े, चाहे उसके लिए मीडिया में आना पड़े, हम ये सब करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्किप क्यों करती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती क्यों है? ये शौकत चौधरी जी का सवाल है। मैं वापस अस्थाना साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि पिछले 2 साल से केंद्र सरकार जैसा चाह रही है वैसा कश्मीर के अंदर कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में वहां पर व्यवस्था बनी हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर व्यवस्था के तौर पर मनोज सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी है, केंद्र सरकार के अधीन सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय का अभाव नहीं है, इसके बावजूद भी लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा इस समय पर किए जाने की जरूरत है जिससे लोगों का भरोसा आए? डॉक्टर ताहिर चौधरी दावा कर रहे हैं हम लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं, लोग वापस आएंगे ही। क्या आपका भरोसा जग पाता है अस्थाना साहब? ऐसी मौतें वहां पे रह रहे लोगों को नसीब हो रही हैं और लोग आ जाएंगे? और अगर आने का इतना ही हौसला था उन लोगों में तो गए क्यों थे? देखिए, जहां तक आपके सवाल का जवाब देने की बात है, मैं आशावादी आदमी हूं जी, और फौजी जो है वो कभी हारता नहीं है जी, और इसलिए ये जाहिर है। और अगर आप इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से देखें, सोसाइटल चेंजेस इतनी जल्दी नहीं होते, 2 साल में नहीं होते, और ना ही वर्ल्ड में कहीं हुए हैं। मैंने काफी देखा है, इस हर जगह का पैटर्न देखा है जी। जहां तक इनोसेंट किलिंग्स का सवाल है जी। अभी आपने देखा होगा इवन अमेरिका में भी ये गन ट्रॉडिंग एकदम हुई थी, काफी स्पीड से बढ़ गई थी अचानक से जी। और वहां पर भी फिलहाल जो एक चीज देखी जा रही है कि भाई कानून में कमजोरी है, इसीलिए ये कहानी है, और बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे तो अभी थोड़े ही हुए हैं, लेकिन एक भी इनोसेंट आदमी की जान जाए वो हमारे लिए उतना ही संवेदनशील होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। इस चीज में मैं विश्वास नहीं रखता। तीसरी चीज, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जो एक सवाल पूछा गया था। जब मैं ये बोल रहा था कि कानून कमजोर है जी, ये मैं पूरे देश के संदर्भ में बोल रहा हूं कि जो यूएपीए है जी, ये कमजोर है जी, पहले हमारे पास एक कोटा कानून हुआ करता था, वो थोड़ा स्ट्रांग था इससे जी, इसलिए अभी जो है हमें मेरे विचार से एक स्ट्रांग कानून की जरूरत है जी, और ये मेरे पूरे भारतवर्ष में है, ये अकेले कश्मीर के लिए लागू नहीं है जी, क्योंकि इंसर्जेंसी या टेररिज्म ये अलग अलग जगह पर भी हो रहा है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां तक कुछ सामरिक हालात भी इस किस्म से बने हैं। जी, तालिबान में आपको पता है अफगानिस्तान में क्या हुआ जी, और उस टाइम में जब ये अफगानिस्तान में काबुल में तालिबान की सरकार आई थी, उस समय मैंने यही कहा था कि हमें जो टेररिस्ट वहां से आएंगे उनकी इतनी चिंता नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल काफी स्ट्रांग है जी, लेकिन जो आइडियोलॉजी घुस के आएगी उसकी हमें थोड़ी सी चिंता करनी है क्योंकि जो स्लीपर सेल हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, उनको उनके अंदर जान फूकी जा सकती है और कई लोग जो हैं जो टेररिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वो और ये जो अभी हो रहा है, आपने पूछा ये 2 साल के बाद अचानक से कैसे शुरू हुआ, इसका कुछ ना कुछ तार इस चीज से भी जुड़े हैं कि एक एक्टिविज्म शुरू हो गया है कि नहीं, अगर हम इस किस्म का वो कार्रवाई करें तो जो स्टैब्लिश सरकार है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि अगर जिस किस्म से डेवलपमेंट हो रहा था, आपने देखा वहां कॉलेजेस बन रहे थे, बच्चे वहां के बहुत अच्छा करना शुरू कर गए थे, तो उस हालत में उसको अगर रोका जा सकता है
और ये भी एक मैसेज देने के लिए कि आप यहाँ वापस मत आइए, यहाँ की डेमोग्राफी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर इस किस्म का जो टेररिस्ट लोग सोचते हैं, लोग नहीं सोचते हैं, 90% लोग इनोसेंट ही होते हैं। जो टेररिस्ट लोग जो सोचते हैं वो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये भी कार्रवाई शुरू की है। तो इन सब चीजों से भी तार जुड़े हुए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है अस्थाना साहब की। अस्थाना साहब का कहना है कि कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, हालात बदलाव की ओर अग्रसर हैं, और उन बदलते हुए हालात के मद्देनजर प्रतिक्रिया ये है एक, और दूसरा अफगानिस्तान में जिस प्रकार के हालात बदले हैं उसके चलते ये आशंका ही थी कि सीमा पार से आतंकी भले ही नहीं आ पाए, पर वो सोच, वो मानसिकता निश्चित रूप से सक्रिय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अतिरिक्त सचेत होने की जरूरत है। मैं इसके लिए डॉक्टर ताहिर चौधरी के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कपिल सिंह जी से एक बार फिर बात करना चाहता हूं, और कपिल सिंह जी से ये समझना चाहता हूं कि कश्मीर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या आपको नहीं लगता सिंह साहब कि इस समय पर सारे राजनीतिक दलों का एक सुर में आना घाटी की भविष्य के लिए बड़ी जरूरत है, और कहीं ना कहीं आप तमाम राजनीतिक दल इसमें चूक रहे हैं, और इसका फायदा अलगाववादियों के हिस्से में जाना कहीं ना कहीं दिखता है? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी, 2014 से पहले जब ये विपक्ष में थे तब भी ये विरोध प्रदर्शन करते थे जी, और अब ये सत्ता में है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि सत्ता में जब सरकार जो होती है तो उसको अपने क्रियाकलापों से, अपने एक्शन के माध्यम से आतंकवाद को भी दबाना होता है, आतंकवाद को खत्म भी करना होता है, और जनता को भी अपनी योजनाओं से कन्विंस करना होता है जी। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने से भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी तो फिर काम कौन करेगा जी? ये तो सरकार का काम है ना, प्रधानमंत्री का काम है ना, दिस इज द टाइम टू एक्शन। जी। कौन करेगा? ये होम मिनिस्टर जी जब तक विपक्ष में थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को दिखाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन आज ना वो 56 इंच का सीना दिखाई देता है और ना ही वो लाल आंख दिखाई देती है जिसका पूरा भारत वर्ष और दुनिया इंतजार कर रही है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने पहले भी आपने कहा कि जो अब हत्याएं हो रही हैं वो अब सिविलियन किलिंग्स हैं, और जो सिविलियन किलिंग्स में इतनी हत्याएं होने के बाद सरकार जो है वो इफ्स एंड बट्स और अगर मगर की आज भी भावनाओं को लेकर, और वो जो प्रवक्ता उनके जो जवाब दे रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अब सरकार का जो काम है वो एक्शन करना है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, एक्शन करना है। लेकिन कपिल सिंह जी, आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि घाटी में बदलाव के संदर्भ में राजनीतिक दलों का एक सुर में आना वक्त की जरूरत है। उस जरूरत को समझ पाने में कश्मीर के राजनीतिक दल नाकाम क्यों रह रहे हैं? पूरा विपक्ष सरकार के साथ पहले भी एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़ा था, आज भी खड़ा है जी। लेकिन कार्रवाई जो है वो तो सरकार को करनी है। कार्रवाई तो सरकार को करनी है। कपिल सिंह जी का बड़ा मौजूद सवाल है। कपिल सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई घटना घटित हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन दे, आवाज उठाए, समझ में आता है। सत्तारूढ़ दल धरना दे रहा है, सत्तारूढ़ दल प्रदर्शन कर रहा है, तो फिर इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ताहिर जी के पास सवाल को लेकर जाता हूं, कपिल सिंह जी की जिज्ञासा का समाधान करें। एक और दूसरी बात यह है डॉक्टर ताहिर चौधरी जी कि जब बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं तो ऐसी घटनाएं होने के अंदेशे हर कोई जता रहा है, तो उन अंदेशों के अनुसार कदम उठा पाने में क्यों आप नाकाम रह रहे हैं और बदले पे ही अपना फोकस क्यों रख लेना चाहते हैं? ये घटनाएं तो होंगी, बदल लेने के हिसाब चुकता कर देंगे। ये हिसाब चुकता करने की जो जल्दबाजी है, उसके स्थान पर वो जल्दबाजी या वो तैयारी ऐसी घटनाओं को न होने देने के संदर्भ में भी रहेगी। कुछ कहेंगे आप? आखिरी दौर की बातचीत में हम। देखिए हिमांशु जी, बात ऐसे है कि सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि इस तरह की कोई घटना ना हो वैली के अंदर कि हमें अपने मासूम लोगों की अपने जानें गंवानी पड़े। लेकिन फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हमें अपने लोग खोने पड़ते हैं। और उस चीज में जब वो चीजें आती हैं सामने, तो क्यों ना हम प्रोटेस्ट करें? हमारे लोग हैं। अगर देखिए हमारे घर में
हमें मालूम है कि ऐसा हो रहा है, हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी। उसमें हमें ये नहीं देखना कि हम तो मेरा आपको बीच में रोक के सवाल है, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? जिन्होंने ये घटना की उनके खिलाफ है, या जो ये घटनाएं रोक पाने में नाकाम रहे, जिसको हम सरकार कहते हैं, उसके खिलाफ है? ये सरकार लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रही, क्या इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है? क्या उसके खिलाफ ये आवाज है? क्या उसके खिलाफ ये धरना है? देखिए, जो हमारे प्रदर्शन, धरने, प्रोटेस्ट होते हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में, और चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा प्रोटेस्ट, धरने अगर करने का जज्बा किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। जब भी हमने प्रोटेस्ट किया, हमने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, बॉर्डर्स के ऊपर जाके प्रोटेस्ट किए, और हमने लगातार किए। पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार प्रोटेस्ट किए, तो प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। जब हम अपने लोगों की इस तरह की हरकत कर पाकिस्तान करेगा अपनी तरफ से, हालात खराब करने के लिए, लोगों के हौसले तोड़ने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में बैठ के नहीं रहेगा। हम तिरंगा लेके घर से बाहर निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट करना भी चाहिए। और मुझे लगता है उस टाइम पे दूसरी भी, जो चाहे रीजनल पार्टीज हो, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको भी बाहर आना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा ये लोग भी घरों से बाहर आए, क्योंकि इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना नहीं सीखा। इन्होंने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की है, ड्राइंग रूम में रह के 70 साल देश को चलाया है, और ये आज भी सोचते हैं कि वैसे ही देश को चलाया जाएगा। वो नामुमकिन है। आज देश की जनता, देश का आवाम अच्छी तरह जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, आप कह रहे हैं इन्होंने ड्राइंग रूम में रहकर पॉलिटिक्स की और 70 साल राज किया है। लोग पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमा पर सड़क पर हैं, उस प्रोटेस्ट में तो आपका ध्यान नहीं है, और एक आतंकी घटना के संदर्भ में आपने 2 जिंदाबाद के नारे बोल दिए, तो आप मान रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना केवल आपको आता है? जहां तक किसानों की यह बात कर रहे हैं, देखिए हिमांशु जी, जब किसानों की बात आती है तो किसानों के लिए जो हमारी सरकार कर रही है, हमें मालूम है हम सही कर रहे हैं, लेकिन किसानों में से कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको एक दूसरे रास्ते पे लेके एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश पिछले कुछ लंबे टाइम से की जा रही है। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता किसानों को, उन ऑर्गेनाइजेशन को एहसास हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारा विषय बदल जाएगा अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमें कुल मिला के विषय घाटी के संदर्भ में रखना है, तो मैं इस विषय से भ्रमित नहीं होना चाहता, लेकिन कुल मिला के बातचीत का मर्म कुल मिलाकर यह है कि घाटी बदलाव के दौर से गुजर रही है, कश्मीर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो केवल ये कह के कि पड़ोसी मुल्क हस्तक्षेप कर रहा है, पड़ोसी मुल्क आतंकी घटनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पड़ोसी मुल्क की फितरत के संदर्भ में जब आपको इतना कुछ पता है, तो आपकी अपनी तैयारी क्या है? आपने उसके बचाव के लिए रास्ते क्या खोजे हैं? आपने अपने नागरिकों को महफूज रखने के लिए क्या वो सारे इंतजाम कर दिए हैं जिसकी तरफ हमारे साथ में मेजर जनरल साहब असाना साहब ध्यान दिला रहे थे? हमारे साथ में शौकत चौधरी जी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार ने वो गंभीर प्रयास पुनर्स्थापित करने के लिए किए क्या हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का परस्पर भरोसा है। तो उन सवालों को नज़रअंदाज करने या बदला लेने की बात कहने से टाला नहीं जा सकता। घाटी में बदलाव लाइए, लेकिन उस बदलाव लाने के साथ साथ वहाँ के लोगों की सुरक्षा के इंतजामात नए सिरे से जमाइए, ताकि किसी भी मासूम को एक बार फिर अपनी जान से हाथ धोना ना पड़े। क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हर बात पर पड़ोसी को तलाशना, हर बात पर पड़ोसी के लिए जिम्मेदारी को थोप देना समाधान नहीं होता। और इसी को ध्यान में रखते हुए मरहूम शायर राहत इंदौरी ने एक कमाल का शेर हमें कहा, उस शेर को आपसे साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, कि ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो घाटी में जो ये आतंकी हैं या आतंकवाद है, इसका समाधान ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ में और ना ही पाकिस्तान से बातचीत से निकलेगा। ये केवल हमारे बाजुओं के दम से निकलेगा। वो दम हमारे बाजुओं का कब दिखेगा, वो इंतजार आपको भी और हमको भी। देखें वो दिन देखने को हमें कब मिलेगा। बहरहाल अब आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत। प्रणाम।